हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं इसरो यूआरएससी का आईएसटीआरएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 अप्रैल को, उसके आंसर की जारी कर दिया गया। उसके फिटर के 80 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल फिटर के टेक्नीशियन भी फिटर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से देख लीजिए आपका हमारा डेट था 18 अप्रैल 2024 को 1 से 2:30 बजे के बीच आपका एग्जाम हुआ था। टेक्नीशियन भी फिटर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इसरो यूआरएससी का लोगो इस पर नहीं है, लेकिन ये यूआरएससी का ही है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है टेक्नीशियन भी फिटर का है, इसरो यूआरएससी आईएसटीआरएससी का है। ये 18 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसका है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे तार का व्यास कम होता जाता है तो मानक तार गेज की संख्या क्या होती है। मतलब जैसे जैसे तार का व्यास कम होता है तो स्टैंडर्ड वायर गेज में गेज संख्या क्या होता है, परिवर्तित होता है, कम होता है, बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज में जानते हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज में यहाँ पर कटा रहता है, स्लॉट कटा रहता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे ही उसका साइज घटते जाएगा। जैसे जैसे व्यास कम होगा उसका वायर गेज की संख्या बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े पर फाइल का प्रयोग करते समय फाइल के दांतों के बीच चिप या फाइलिंग अटक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। फाइलों का चिपकना बोलते हैं, या फाइलों को टेंथरिंग बोलते हैं, या फाइलों की नीडनिंग बोलते हैं, या फाइलों की पिनिंग बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि फाइल के दांतों के बीच जो मेटल के कण फंस जाते हैं उसको हम फाइल की पिनिंग बोलते हैं। फाइल की पिनिंग दूर करने के लिए हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं या वायर ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वह कॉपर स्ट्रिप का निमी कॉपर स्ट्रिप को मानता है। तो फाइल की पिनिंग हटाने के लिए हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्या लगाना है तो देख लीजिए। ऑब्जेक्शन में आपको देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। तो देख लीजिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। अब बाई उसको कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान तो कॉस का 1/2 होता है 60 डिग्री का मान, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 1 बाई आपका यहाँ से 1/2 अब बाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे उसको, तो 1/2/1/4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू 4/1 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 2 यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इसका आंसर 2 होना चाहिए। कैसे ये इसरो ने 2/3 को मान लिया है। तो चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि द टेंशन ऑफ ए बेल्ट व्हेन द 2 पुल्ली आर फिक्स रिलेटिव टू ईच अदर टू एडजस्टेड बाई। तो किसके द्वारा, जैसे कि बेल्ट के बीच 2 पुल्ली के बीच फिक्स टेंशन करना है बेल्ट के, तो उसको किसका यूज करते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू का, आइडलर पुल्ली का, या बोथ एन एंड बी दोनों, या की का। तो हम जानते हैं कि उस समय हम उसको आइडलर पुल्ली, जिसको जॉकी पुल्ली के नाम से जानते हैं, उसका यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2 पुल्ली के बीच यहाँ पर बेल्ट ड्राइव और बेल्ट जहाँ ढीला पड़ने लगता है तो यहाँ पर हम जॉकी पुल्ली या आइडलर पुल्ली का उसको हम इस्तेमाल करते हैं बेल्ट को तनाव देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। बेल्ट को तनाव देने के लिए आइडलर पुल्ली या जॉकी पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, 1 मिनट। 5 नंबर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर कितना होता है, तो 7/24 होता है। ये निमी में दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं निमी में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 नंबर। 6 नंबर देख लीजिए। ये 6 नंबर दिया है कि 80 mm लंबा
भी ब्लॉक का जो बंधन कार्य करने में सक्षम है के भाग 10 से 50 एम के बीच के व्यास के है तो सुमेलित जोड़ी में संभावित किया गया ग्रेड ए को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये दिया गया था कि वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा करेक्ट हो जाए कि वी ब्लॉक का कौन सा स्पेसिफिकेशन हमारा सही से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन अच्छा से लिखा गया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर में है, क्या कह रहा है कि 7 द सरफेस रफनेस एक्सपेक्टेड फॉर लैपिंग प्रोसेस, मतलब लैपिंग प्रोसेस में सरफेस रफनेस क्या होता है। तो सरफेस रफनेस हमारा 0.16 UM होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी निम्मी में आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की ओर। चलिए तो 8 नंबर में आप बता देते हैं आपको, क्या कह रहा है कि 8 नंबर में खराद में प्रयुक्त बहु पॉइंट कर्तन औजार मतलब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। तो हम जानते हैं कि रीमर भी होता है और ड्रिल बिट, दोनों जो है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। या खराद में या ऐसे ही बोलता तो यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में ड्रिल बिट और रिमर दोनों हो जाएगा। और खराद में ड्रिल बिट या रिमर को कहाँ फिक्स करते हैं, तो हम टेल स्टॉक में फिक्स करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल बिट का पॉइंट कौन क्या होता है, मतलब सामान्य कार्य के लिए ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सामान्य कार्य के लिए ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल हमारा 118 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए, 1 मिनट 10 नंबर को अच्छे से दिखाते हैं। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है, इन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट, मतलब लिमिट एंड फिट के स्टैंडर्ड सिस्टम में वेयर द साइज ऑफ होल केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द साइज ऑफ शाफ्ट इन वेरीगेट द गेट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ फिट देन इट इज़ नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम होल बेसिस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा आपको होल बेसिस सिस्टम का ये परिभाषा पूछ दिया है, तो यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल के बिक्री पर घाटे 20% के घाटे पर 17,000 के लिए हुई, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा। तो इसको आसान क्वेश्चन है कि 20% घाटा हुआ तो 80% बराबर आज का आपका 17,000 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो इसको 100% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 17,000 भाई 80 गुना 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 21,250 आपको आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। 12 नंबर ये क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है सामान्यतः स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट का गुण तैलीय होता है, तो ये डैश के रूप में उपलब्ध होता है ठोस स्थिति में, तरल या ठोस में, ठोस तरल गैस दोनों। सो ठोस तरल एवं अर्ध तरल मतलब लिक्विड सेमी लिक्विड एंड ठोस सॉलिड। तो इसको सामान्य स्नेहक जो सामान्यतः लुब्रिकेंट का गुण होता है वो तरल में भी होता है, ठोस में और सेमी लिक्विड, तीनों के गुण का यूज ही तैलीय गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि जब वस्तु अनुपयुक्त बल की दिशा में संचालित होता है तो बल और संचारित दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो उसको हम वक्र बोलते हैं। जब वस्तु अनुप्रस्थ बल की दिशा में संचालित होती है तो बल तथा संचालित दूरी के बल गुणनफल को हम वक्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि डीजल का आपका अपेक्षित घनत्व बताना है आपको। डीजल का अपेक्षित घनत्व यहाँ पर 0.083 आपका हो जाएगा अपेक्षित घनत्व। डीजल का अपेक्षित घनत्व 0.83 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि द रेट ऑफ फीड इन डिपेंडेंट ऑन, तो मतलब द रेट ऑफ फीड इज डिपेंडेंट किस पर करता है, मतलब ड्रिल बिट के संदर्भ में कह रहा है कि फीड किस पर निर्भर करता है। तो फीड हमारा मटेरियल टू बी कट
ऑप्शन के है, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल, द फिनिश ऑफ रिक्वायर्ड। तो हमारे यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमारा ड्रिल का फीट जो होता है वो मटेरियल पर भी निर्भर करता है, ड्रिल किस प्रकार का टाइप का ड्रिल मटेरियल है उस पर भी निर्भर करता है, और फिनिश हमारा कैसा देना है वो उस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय मानक के अनुसार, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, एक धातु स्ट्रिप जो ISHT 1200 mm गुने 3.5 mm में के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो 1200 mm क्या है? तो 1200 mm हमारा चौड़ाई है, निमी में दिया गया है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौड़ाई। 16 का यहाँ से हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? तो किस जापानी प्रणाली विज्ञान को दुकान के फर्श के बेहतर अनुरक्षण हेतु अपनाया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं 3S, 5S, 7S, A एंड B। तो हम जानते हैं जापान में जो हमारा टेक्नोलॉजी जो यूज होता है वो 5S अवधारणा शुरू होती है। 5S अवधारणा निम्मी के फर्स्ट ईयर के में ही आपका सेफ्टी में दिया गया, सेफ्टी वाले में, कि 5S सेरी, सिस्को, ऐसे 5 तरह का होता है। तो इसको सेट, साइन, शॉर्ट, स्टैंडर्डाइज, ये सब होता है 5S के अंतर्गत आता है। तो हमारा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निमी के क्वेश्चन बैंक से ये लिया गया है कि द इंटरलॉकिंग एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइप लाइन इज द कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉक बबल्स एंड पॉकेट्स हाइड्रोलिक पाइप में आपको हो जाएगा तो उसको हम कैविटेशन बोलते हैं। तो ये निम्मी के क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर कि सामान्य प्रयोजन, मतलब सामान्य कार्य के लिए वेधन कार्य, मतलब समान ड्रिल कार्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का प्रकार क्या होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि ड्रिल हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो हमारा सामान्य कार्य के लिए हमारा नॉर्मल यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर हमारा क्या कह रहा है? तो देख लीजिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन ऑफ पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए द थ्रेड मोर सूटेबल, कौन सा थ्रेड बहुत ज़्यादा सूटेबल है मोशन को, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं भी थ्रेड, स्क्वायर एंड ट्रेपेजोरियल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोरियल थ्रेड। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से भी थ्रेड आपका होगा नहीं, स्क्वायर थ्रेड भी होगा, ट्रेपेजोरियल थ्रेड भी होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसको ऑप्शन में होना चाहिए बोथ सी एंड डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी में ही आपको दिया गया स्क्वायर एंड ट्रेपेजोरियल थ्रेड। तो यहाँ से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है कि इन अ ग्राइंडिंग व्हील डिजिग्नेशन द पैरामीटर विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज। तो मतलब बॉन्ड के पैरामीटर को, बॉन्ड किस लिए, क्या चीज़ को दर्शाता है? बॉन्ड हमारा ग्रेड को दर्शाता है। तो यहाँ से बॉन्ड किसको दर्शाता है? तो ग्रेड को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर है? 22 नंबर, मतलब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। देख लीजिए 22 नंबर में दिया गया है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बोलता है तो उसको साइमन्स होता है। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। तो साइमन्स ही दिया गया है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का यहाँ पर साइमन्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक गैस वेल्डिंग एसिटिलीन सिलेंडर में कौन सा रंग होता है? लाल, काला, मैरून या हरा? तो हम जानते हैं एसिटिलीन में हमारा मैरून होता है और काला हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग यहाँ पर हमारा काला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? 24 नंबर क्वेश्चन कि द्वि स्टार्टर थ्रेड के लिए थ्रेड का पिच डैश होता है। तो टू स्टार्टर थ्रेड के लिए थ्रेड का पिच कितना होगा? तो 2 गुना होगा। जितना स्टार्ट का थ्रेड होगा उतना गुना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। था टू स्टार्टर थ्रेड के लिए थ्रेड और लेड की 2 गुना उसका होता है, और सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड और पिच बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से देख सकते हैं आप कि तेल की यह तरलता की विशेषता है जो बियरिंग सतह को निचोड़ बिना उच्च दाब तथा भार को सहन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट दिया है, क्योंकि इसरो एसडीएससी की अपेक्षा यूआरएससी में बहुत कम क्वेश्चन को गलत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा विस्कोसिटी। यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत मैंने बता दिया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर की ओर चलते हैं। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि गियर के दांतों की संख्या और पिच व्यास के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि गियर के दांतों की संख्या और पिच व्यास के बीच के अनुपात को हम मॉड्यूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका मॉड्यूल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ से। 27 नंबर आपका दिया गया है कि इन अ रिवेटिंग जॉइंट, मतलब रिवेटिंग जॉइंट में एन ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग द होल सरफेस ऑफ द एज ऑफ प्लेट इज कॉल्ड। मतलब रिवेटिंग जॉइंट में सरफेस के एज ऑफ प्लेट मतलब फुल, जैसे कि फुलिंग जॉइंट में करते हैं हम लीक एंड प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, तो वही ये कह रहा है। तो यहाँ से हमारा फुलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 27 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो एक पाइप को 100 mm के औसत त्रिज्या से 90 डिग्री पर बंकित क्या है? तो वक्र भाग की लंबाई क्या होगी? तो ये वक्र भाग की लंबाई 157.08 mm होगा। ये निमी में दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन निमी थ्योरी में दिया गया है। तो यहाँ से 157.08 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। 29 नंबर क्या कह रहा है? एल्युमिनियम के वेधन के लिए संयुक्त कार्बन तरल कौन सा है? मतलब एल्युमिनियम की ड्रिलिंग करेंगे या रिमिंग करेंगे तो उसके लिए लुब्रिकेंट कौन सा हो जाएगा? यह है सल्फरयुक्त तेल, मिट्टी का तेल, शुष्क या खनिज। तो हम मिट्टी का तेल यूज करेंगे। एल्युमिनियम के ड्रिलिंग करेंगे या रिमिंग करेंगे तो उसके लिए हम मिट्टी का तेल यूज करेंगे। और शुष्क किसके लिए करेंगे? तो शुष्क हम कास्ट आयरन के लिए करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल। तो यहाँ से 29 का बी यहाँ से मिट्टी का तेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है कि न्यूट्रल संतुलन का बल क्या है? 30 नंबर आपका क्या कह रहा है? न्यूट्रल संतुलन का बल क्या है? तो 30 नंबर में आपको यहाँ 1 मिनट थोड़ा जूम इन करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूट्रल संतुलन में बल कौन सा है? न्यूट्रल संतुलन में कौन सा बल है? ऑप्शन ए देखते हैं, कनकेव बॉल पर कनकेव सतह पर बॉल। तो ये नहीं हो जाएगा। एक शंकु को अपने पास पर विराम करता है और फनल जो अपने बेस पर रेस्ट करता है, या कन्वेक्स सतह की बॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रल संतुलन का कौन उदाहरण था? न्यूट्रल संतुलन का हमारा एक उदाहरण है बी ऑप्शन की, जो शंकु अपने पास पर विराम करता है। तो वही हमारा न्यूट्रल संतुलन में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर की ओर 31 नंबर की ओर चलते हैं। तो इस औजार को आपको पहचानना है। तो ये आपका कौन सा है? तो ये हमारा हुक स्पैनर है। तो आपका हुक स्पैनर है। तो ये औजार को दिया गया है, ये हमारा हुक स्पैनर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुक स्पैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर 32 नंबर आपको क्या कह रहा है देखते हैं। 32 नंबर आपको कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक अ रन कंसेंट्रिक विथ शाफ्ट एक्सिस ऑन विच इज द माउंटेन इज कॉल्ड। मतलब ग्राइंडिंग व्हील जो कंसेंट्रिक नहीं चल रहा है अपने शाफ्ट पर एक्सिस में, तो उसको क्या हम करेंगे? टूनिंग करेंगे या टूनिंग करेंगे या टूरिंग करेंगे या ड्रेसिंग करेंगे या ग्लेजिंग करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब व्हील अपने एक्सिस पर नहीं रहता है कंसेंट्रिक, उसको करने के लिए हम उसको टूरिंग बोलते हैं। और ड्रेसिंग और ग्लेजिंग, ग्लेजिंग तो उसको चिकना हो जाता है उसको बोलते हैं। और जो चिकना हो जाता है उसको हम डायमंड ड्रेसर या कोई वो ड्रेसर से हम उसको सीधा ड्रेसर से उसको हम
ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कंसेंट्रिक चलने के लिए बोला था तो उसको हम ट्रूइंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर आपका क्या कह रहा है? 33 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि एक लंबकोण त्रिभुज ABC में C पर कोण 90 डिग्री है। तो यदि AB 50 mm है तो B कोण 60 है, तो BC की लंबाई क्या होगी? तो ये आसान क्वेश्चन था। ये 25 mm आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कि डैश इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्टिंग। मतलब डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्टिंग का क्या है? तो एडी करेंट इंस्पेक्शन, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, तो ये नहीं हो जाएगा। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगा। तो स्ट्रेस टेस्टिंग होगा, वही हमारा डिस्ट्रक्टिव ऑफ टेस्टिंग में अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। ये मेंटेनेंस का क्वेश्चन, सॉरी मेंटेनेंस या ये वेल्डिंग में दिया गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर। 35 नंबर आपका क्या कह रहा है? 35 नंबर की एक वृत्ताकार का साइन बोर्ड जिसके नीले रंग पर बैकग्राउंड के सफेद चिन्ह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य संकेत बोलते हैं, या निषेध संकेत बोलते हैं, सावधान संकेत बोलते हैं, सूचना संकेत बोलते हैं। तो जो वृत्ताकार साइन बोर्ड पर नीले पृष्ठभूमि पर बैकग्राउंड जो सफ़ेद होता है उसको हम अनिवार्य संकेत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनिवार्य संकेत हमारा ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 35 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 36 की ओर चलते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम का द्रव्यमान जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा है तो गतिक ऊर्जा जूल क्या होगा? तो इसको हम बताते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको निकालना है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी वाला बराबर हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो 1000 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे तो 1 kg हो जाएगा। सॉरी, एक फार्मूला के अनुसार बताते हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि हाफ mv², तो 1/2 और मास मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो मास 1000 ग्राम है तो उसको केजी में परिवर्तित करेंगे तो 1 kg हो जाएगा। और यहाँ पर v² होता है तो हाफ mv² हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर तो 10 × 10, तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 से 5 बार में कटेगा। 10 × 5 50 से यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ है क्योंकि 1000 ग्राम जो दिया गया है यही आपको कन्फ्यूज करेगा। तो 1000 ग्राम को हम यहाँ पर केजी में चेंज करना है, तो यहाँ पर केजी में चेंज कर लेंगे। उसके बाद आंसर आपका 50 mm करेक्ट, सॉरी 50 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है कि डैश आर यूज्ड व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन मशीन स्पिंडल। मतलब टेपर शैंक मशीन स्पिंडल, तो टेपर शैंक मशीन स्पिंडल में टेपर शैंक यदि ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है ड्रिल चक, टेपर स्लीव एंड स्लॉक सॉकेट, स्ट्रेट शैंक ड्राइव या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से किसका यूज़ करते हैं? तो जानते हैं कि ज़्यादा मशीन स्पिंडल में ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है ड्रिल टेपर शैंक तो उसको हम टेपर स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करके हम उसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी, यहाँ से 37 का बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर। 38 नंबर देख लीजिए क्या कहता है कि ड्रिल का अधिक तप्त होने के कारण क्या है? मतलब ड्रिल ज़्यादा गर्म क्यों होता है? जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल गर्म क्यों होता है? ऑप्शन ए देखते हैं अति उच्च कर्तन स्पीड और फिर मतलब हाई स्पीड और फीड दर अधिक करेंगे तब, या ड्रिल टिक्स नहीं है मतलब ड्रिल जो है वो उसका पॉइंट अच्छा नहीं है उसके लिए, या पॉइंट कौन सही नहीं है, ड्रिल तेज़ नहीं है, पॉइंट कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ है उपरोक्त सभी। तो ड्रिल गर्म होने का कारण ये तीनों में से तीनों हो सकता है। तो अत्यधिक हाई स्पीड रहेगा और कर्तन गति कटिंग स्पीड ज़्यादा रहेगा तब भी गर्म हो जाएगा। ड्रिल तेज़ नहीं होगा तो भी यहाँ पर ड्रिल गर्म हो सकता है, और पॉइंट कौन गलत होगा तब भी यहाँ से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 38 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 39 नंबर। 39 नंबर आपको चलते हैं क्या कह रहा है 39 नंबर।
शोल्डर फ्लक्स का चयन डैश पर आधारित होता है। ऑप्शन देखते हैं, शोल्डर का कार्यकारी तापमान के अनुसार। तो शोल्डर फ्लक्स का चयन हम कैसे करते हैं, किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, शोल्डर का कार्यकारी तापमान पर आधारित होता है, या शोल्डर करने की प्रक्रिया पर आधारित होता है, या जोड़ने वाली सामग्री पर होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो हम जानते हैं कि शोल्डर फ्लक्स का यूज हम किसके लिए, शोल्डर फ्लक्स का चयन हम कैसे करते हैं, तो शोल्डर का कैसा तापमान है वो उसके लिए भी करते हैं, शोल्डर करने की प्रक्रिया के लिए भी करते हैं, और किस जोड़ जाने वाली सामग्री के लिए भी करते हैं। सामग्री के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा शोल्डर फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ में डी दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 40 नंबर क्या कह रहा है। 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन वाइज इसको आराम से बना सकते हैं, या फार्मूला वाइज कि मूल्य क्या हो यदि प्रतिवर्ष 5% दर से ब्याज पर 2 वर्षों में 2050 की चक्रवृद्धि ब्याज की उपलब्धि होगी। तो यहाँ से आपका मूलधन निकालना है। तो इसका हम ट्रिक बताते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से बना, जैसे कि 20,000 है तो आपको 20,000 का 5% दर दिया गया है, तो 5% निकाल देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 20,000 का, देखिए 20,000 गुने 5% उसको पहले निकाल देते हैं। तो 5%, ये जो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 200 गुने 5 तो 1,000 हो जाएगा। तो इसको हम साइड में पहले 1,000 लिख लेते हैं। तो साइड में 1,000 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, फिर साइड में फिर 1,000 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। उसके बाद फिर 1,000 का आपको कितना करना है, तो 1,000 का फिर आपको 5% करना है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य का, तो 10 गुने 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ 10 गुने 5 50 हो जाएगा। तो इसको टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा 2050 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ टोटल जोड़ देंगे तो हमारा 2050 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिक के मतलब ऑप्शन वाइज इसको बनाना, या फार्मूला वाइज भी बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ लोड टेस्टिंग ऑन ए जर्नल बियरिंग डैश टू बी बियरिंग एक्सिस। मतलब डायरेक्ट लोडिंग एक्शन में जर्नल बियरिंग में जो एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो कैसा रहता है, तो हमारा राइट एंगल में रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एन राइट एंगल्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्या कह रहा है कि थ्रेड के पिच को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डैश एक औजार है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज तो वो नहीं होगा, स्क्रू पिच गेज तो वो होगा, फीलर गेज नहीं होगा, रेडियस गेज ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम जानते हैं कि थ्रेड के पिच को मापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको बता दें कि थ्रेड के पिच को मापने के लिए हम स्क्रू पिच का यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन कहीं वही पूछता है कि एक्सटर्नल थ्रेड को मापने के लिए किस गेज का यूज करते हैं, तो उसको रिंग गेज होगा। और इंटरनल स्क्रू के लिए आपको पिच नापने के लिए आपको स्क्रू पिच गेज का भी यूज कर सकते हैं, या वहाँ पर के लिए उसका नाम भूल रहे हैं हम, प्लग गेज में जो स्क्रू कटा होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है कि रिमड परिष्कृत माप प्राप्त करने के लिए, मतलब रिमिंग साइज प्राप्त करने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का माप रिमिंग माप से क्या होना चाहिए। तो रिमिंग माप से हमारे से छोटा होना चाहिए। तो देख लीजिए, जैसे कि हमको 10 mm का ड्रिल बनाना है, 10 mm का ड्रिल साइज बनाना है, रिमिंग साइज बनाना था 10 mm कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ड्रिल का 9.8 का ड्रिल मार लेंगे, या उससे आसपास का मार लेंगे, लेकिन एक्यूरेट 10 mm का ड्रिल नहीं मारेंगे। तो 9.8 का ड्रिल मारेंगे तो हम क्या होगा, कम ही ना होगा। तो यहाँ से 10 जैसे कि 10 mm का इस ड्रिल को इसको ड्रिल 10 mm का ड्रिल आपको करना है, तो 9.8 का ड्रिल कर लेंगे, और 0.2 mm आपको हम 0.2 mm रिमिंग करके आपको 10 mm का एक्यूरेट बना सकते हैं। 10 mm का एक्यूरेट आपको होल बना सकते हैं, तो हमारा कम ही होगा। तो हमारा जो रिमिंग साइज से हमारा ड्रिल साइज जो होगा हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर क्या कह रहा है कि ISO, देख लीजिए 1 मिनट। 44 कह रहा है ISO मेट्रिक थ्रेड का अंतर्गत कोण क्या है। तो मेट्रिक थ्रेड में देख लीजिए ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, A, B एंड C। तो
मीट्रिक थ्रेड हम जानते हैं 60 डिग्री होता है, और BSW BSP BSF हमारा 55 डिग्री होता है, और ये 50 डिग्री किसी थ्रेड का नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हमारा क्या कह रहा है कि क्रीप एवं स्लीपेज के बिना स्थिरांक वेग अनुपात के गति संचरण हेतु प्रयुक्त ड्राइव प्रणाली कौन सा है। तो किसमें कौन सा ड्राइव प्रणाली है जिसमें क्रीप नहीं होगा और स्लीपेज नहीं होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक थ्रेड का आपका कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्रीप और, एक मिनट, ये देख लीजिए क्या कहा, क्रीप और स्लीपेज के बिना वेग अनुपात को गति स्थान संचरण हेतु प्रयुक्त ड्राइव के कौन सा है। तो मतलब क्रीप और स्लीपेज किस बेल्ट ड्राइव में आपका नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं, पट्टी बेल्ट ड्राइव, रोप बेल्ट ड्राइव, या चैन बेल्ट ड्राइव, या चैन एवं पट्टी एवं चैन बेल्ट ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ से कह रहा है कि क्रीप और स्लीपेज किस बेल्ट ड्राइव में नहीं होगा, तो यहाँ से आपका चेन बेल्ट ड्राइव जो होता है उसमें क्रीप और स्लीपेज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए सिंबल किसके लिए दर्शाता है। तो ये सिंबल आपका कौन दर्शाता है, ड्रायर, लुब्रिकेटर, या फिल्टर, या प्यूनेमेटिक। तो ये हमारा फिल्टर का दर्शाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर है कि अब ये हमारा कौन सा सिंबल दर्शाता है, ये हमारा फिल्टर को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर 47 नंबर आपका क्या कह रहा है कि एक स्कूटर जिसका मूल्य 50,000 के बराबर है कि बीमा 4,000 के लागत पर की गई है, इन दरों पर 2 वर्षों के लिए 40,000 के मूल्य पर वाहन की बीमा करने की कितनी लागत होगी। तो इसको बना लीजिएगा, ये 6400 आंसर इसका आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर की ओर चलते हैं। 48 नंबर आपका क्या कह रहा है कि एन एलॉय ऑफ लीड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। मतलब कौन सा एलॉय है जो लीड, टीन, कॉपर, एंटीमनी के आपको एलॉय को हम उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ऑफ बेबिट मेटल, वाइट मेटल, ब्रॉन्ज, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से हम जानते हैं कि लीड, टीन, कॉपर और एंटीमनी के मिश्रण को हम बेबिट मेटल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए 49 नंबर की आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीट मेटल जॉइंट। मतलब इस सीट मेटल जॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा सीट मेटल जॉइंट है। तो पेन लैप जॉइंट है, या इनसाइड लैप जॉइंट है, या आउटसाइड लैप जॉइंट है, या संक लैप जॉइंट है। तो ये हमारा संक लैप जॉइंट है, ये हमारा संक लैप जॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से कि एन ऑपरेशन ऑफ ए इनलार्जिंग अ होल टू ए गिवन डेप्थ टू हाउस हेड ऑफ सॉकेट हेड एंड कैप स्क्रू इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि कैप स्क्रू और हेड को होल्ड करने के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ से हमारा काउंटर बोरिंग है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से। 51 नंबर कह रहा है कि कैप स्क्रू, एक मिनट, तो यहाँ से 51 नंबर क्या कह रहा है, कैप स्क्रू आज मैन्युफैक्चर टू डैश टॉलरेंस दैन द मशीन बोल्ट्स। मतलब मशीन बोल्ट्स की तुलना में कैप स्क्रू का टॉलरेंस क्या होता है, तो हमारा क्लोजर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोजर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि डैश आर यूज्ड ऑफ मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस। मतलब सिलिंड्रिकल सरफेस पर आपको थ्रेडिंग करना है, तो किसका यूज हम करेंगे। तो डाई, टैप, लेथ मशीन, या बोथ बी एंड सी। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए सिलिंड्रिकल फेस पर हम डाई का भी यूज करते हैं और लेथ मशीन का भी यूज करते हैं। टैप इंटरनल थ्रेड के लिए होता है, ये हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस पर हम डाई और लेथ मशीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर क्या कह रहा है, कोटिंग फैक्टर ऑफ हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, तो अबव
2.2 से ज़्यादा जो होगा उसको हम हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सॉरी हैवी इलेक्ट्रोड 2 तक होता है, एबव 2.2 नहीं होगा। ये 1.6 से लेकर 2.2 तक होता है। हम यहाँ पर 2.2 देख के मार दिए इसको, लेकिन यहाँ पर हमारा 1.6 से 2.2 तक जो होगा उसको हम हैवी इलेक्ट्रोड बोलते हैं, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर आपको देखिए क्या कह रहा है। तो 54 नंबर यहाँ से कह रहा है डैश इज मेजर्ड ऑफ, देख लीजिए, डैश इज मेजर्ड ऑफ ए मेटल एबिलिटी ऑफ विथ स्टैंड स्ट्रेचिंग वियर एब्रेसिव एंड पेनिट्रेशन। तो कौन सा गुण जो है मेटल का, कौन सा गुण है जो स्टैंड स्क्रैचिंग को, वियर को और पेनिट्रेशन को, ये सब को इसका विरोध करता है? तो हमारा हार्डनेस हो जाएगा। तो हार्डनेस हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर हार्डनेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से कि 55 नंबर क्या कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मुख्यतः डैश ट्रांसफार्मर है जिससे मुख्य निवेश वोल्टेज 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक रहता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टीप ट्रांसफार्मर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो होता है उसमें निवेश वोल्टता 220 से 440 वोल्ट होता है, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं आपको, विनली प्लोमर या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीपॉक्साइड्स या पॉलीसल्फेमेट। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पॉलीपॉक्साइड्स। तो ऑप्शन देखते हैं क्या इसरो ने माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसरो ने सही माना है, पॉलीपॉक्साइड्स। तो ऑप्शन नंबर सी 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 57 नंबर हमारा यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न ऑफ शीट मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब शीट मेटल ऑब्जेक्ट में डेवलपिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेवलपिंग पैटर्न को जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं, पैटर्न मेकिंग, लेआउट वर्क या पैरेलल लाइन डेवलपमेंट या बीडिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लेआउट वर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 नंबर का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लेआउट वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका 1442 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, साइन बार आर यूज्ड ऑफ व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 1 मिनट ऑफ डिग्री नीडेड ऑफ और मेजरिंग एंगल्स को या मेकिंग आउट को बोथ एंड एयर भी बोथ। तो ये कह रहा है कि साइन बार का यूज ऑफ हाई डिग्री एक्यूरेसी और 1 मिनट डिग्री के किस लिए करते हैं? तो मेजरिंग एंगल्स के लिए, मार्किंग आउट के लिए। तो मेजरिंग एंगल्स मापने के लिए भी करते हैं, मार्किंग के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर कि शीट धातु कार में सोल्डर किए गए जोड़ का पता लगाना है। ये कौन सा सोल्डर है, ज्वाइंट है? लैप ज्वाइंट है, जॉगलेट ज्वाइंट है, एबटिंग ज्वाइंट है या कॉर्नर ज्वाइंट है? तो ये हमारा जो ज्वाइंट है वो हमारा एबटिंग लैप हो जाएगा, एबटिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाएगा जो एबटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर देख सकते हैं कि द पर्पज ऑफ द डैश इज कॉन्टेक्ट टू डिसकनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म टू द पावर सोर्स। मतलब कौन सा इसमें जो दिया गया है वो कौन सा जो पावर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का मैकेनिज्म पावर सोर्स करता है? तो जो हमारा जो क्लच होता है वो क्लच पावर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गति के बारे में पूछता तो यहाँ पर हमारा गियर बॉक्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लच। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। ये तो आसान था, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 318 केल्विन होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर, 63 नंबर आपको क्या कह रहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग 600 न्यूटन के बल पर लदा हुआ है और 20 mm से संपीड़ित है, तो 10 mm के संपीड़ित करने के लिए न्यूटन का अपेक्षित भार कितना होना चाहिए? तो हमारा 240, जो 240 है या करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल से आप बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भी न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा कि आयताकार छर्ग लगाया गया तो 2 mm है, तो ये हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर, 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर हमारा कह रहा है कि स्टेलाइट इज़ अ टूल मटेरियल एंड इज ए, मतलब स्टेलाइट टूल मटेरियल क्या है हमारा? नॉन मेटल है या फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है या नॉन ऑफ दिस? तो हमारा स्टेलाइट जो होता है नॉन फेरस मटेरियल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन फेरस मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 आपका क्या कह रहा है? 66 कह रहा है कि चूड़ी का नामीय त्वरण प्रतिबल क्या है? यदि आपका श्रेणी गुणांक 7.9 दिया गया है तो 700 MPa के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 700 MPa। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर आपको क्या कह रहा है? देख सकते हैं कि लैपिंग प्रक्रिया के दौरान प्रेक्षित की जाने वाली सावधानी कौन सी है? लैप को हमेशा नम रखेंगे, या लैपिंग करते समय अतिरिक्त दबाव को डालेंगे, या लैपिंग करते समय उसे सही स्थान पर रखेंगे, या उपरोक्त सभी? तो ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि लैपिंग प्रक्रिया के दौरान ये तीनों सावधानी का हम यूज करते हैं। तो इसरो ने सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को मारा है, लेकिन मेरे अनुसार से डी होना चाहिए। आपको इसमें क्या है डाउट, आप लोग कमेंट कर दिएगा 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर, 68 नंबर भी आपका ऑप्शन वाइज बनेगा। कुछ रुपयों का योगफल 4 वर्षों में 13,600 है, तो 8 वर्षों में 17,200 हो जाएगा, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो ये आसान क्वेश्चन है कि 8 वर्ष के लिए आपको 17,200 है, 4 वर्ष के लिए आपका कितना दिया गया है? तो आपको 13,600 आ जाएगा। तो इसको जो घटा के जो आएगा उस ब्याज हो जाएगा, तो उस जो ब्याज होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा। उसमें से आपको मूलधन में से ब्याज घटा देंगे और दर का फार्मूला लगा देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर आपका 9 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज का आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर। 69 नंबर आपको क्या कह रहा है कि 12 kg भार वाला एक लकड़ी का टुकड़ा क्षैतिज पर 60 डिग्री के आनत समतल पर है, तो kgf का बल का पता लगे। टुकड़े को थोड़ा हिलाएं तो सतह के बीच संपर्क 0.02 है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको आंसर निमी में वर्कशॉप कैलकुलेशन में, निमी के वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका दिया गया है कि 1.2 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्या कह रहा है? ये मैथ का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि प्रति 8% पर 20,000 के योगफल पर चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है, तो वर्षों की अवधि का गणना करना है। तो इसको हम बताए थे एक और क्वेश्चन में कि ऑप्शन वाइज बनाएंगे तो ये 2 वर्ष को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसका ट्रिक आता है, जैसे कि ये 20,000 है, तो 20,000 का आपको 8% पहले निकाल देना है। तो 8% निकालिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कर देगा, तो 8 9 1600 एक साल के लिए होगा, फिर 1600 एक साल के लिए होगा, और फिर 1600 का आपको 8% आपको निकाल देना, तो 16 8 128 होगा। तो 128 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 और 6 6 12, एक तरह का 3 हासिल 1 है, 1 1 2 1 3 3328 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ये 19 आपका हो जाएगा आंसर। 19 टन आपका लगभग हो जाएगा कि एक बेलनाकार टंकी जिसके अंदर का व्यास की लंबाई 1 मीटर गुने 24 मीटर पानी से जो भरा हुआ है, तो पानी का भार टन में कितना हो जाएगा? तो पानी का भार टन में आपका 19 टन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न गियर का प्रयोग समानांतर शाफ्ट के बीच गति और पावर संचरण के लिए किया जाता है। किस गियर का प्रयोग समानांतर शाफ्ट के बीच गति और
पावर संचरण मतलब ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, स्पर गियर या कुंडलित गियर, बेवल गियर या रैक या पिनियन गियर या सर्पिल गियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्पर गियर या कुंडलिनी गियर जिसको हम बोलते हैं। उसको समानांतर शाफ्ट की गति पावर ट्रांसमिशन के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ का क्वेश्चन है कि 6p² इंटू 4p इंटू 5p3 इंटू 2p बाई 8p² p5 गुने 2p। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर p की स्क्वायर को मान देखिए, दो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा 3 3 6 1 7, तो 7p हो जाएगा 7 सॉरी यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर 3p/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम बता सकते हैं आपको कि 6 गुने 4 गुने 5 गुने 2 बटा यहाँ पर 8 इंटू 20 रखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 3p हो जाएगा। ये p5 और p हो जाएगा तो p6 नीचे रहेगा और p7 ऊपर में चला जाएगा। तो ये 6 से 7 से तो p ऊपर में 1 बचा रहेगा। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आपका 3p/2 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर आपको क्या कह रहा है कि द कटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सच एज, मतलब कटिंग फ्लूइड में फंक्शन कौन सा रहता है। तो देख लेते, प्रिवेंटिंग द चिप द गेटिंग वेल्डिंग द टूल कटिंग एज। तो ये भी सही है। द फ्लश अवे ऑफ चिप, न चिप को प्रवाह को हटाना, तो ये भी सही है। ल्यूब्रिकेशन एक्शन तो रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड द टूल फेस, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। तो ऑल ऑफ डीज यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 नंबर की ओर। 75 नंबर कह रहा है कि ये कौन सा की आपका दिया गया है, ये की जो है आपका कौन सा दिया गया है। तो ये हमारा जानते हैं कि हमारा वुडरफ की है। तो वुडरफ की हमारा जीभ हेड की है, ये हमारा जीभ हेड की है। और जीभ हेड की का एंगल 45 डिग्री होता है। ये दुर्गापुर स्टील प्लांट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जीभ हेड की हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्या कर रहा है, ए पैरेलल की विथ राउंडेड एंड ऑफ कॉर्ड, मतलब ये कौन सा पैरेलल की है जिसका एंड राउंड होता है, तो उसको हम फेदर की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको हम फेदर की बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कन्फ्यूजन है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये आंसर इसका गलत दिया, लेकिन आंसर इसका गलत नहीं दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि धातु एवं विद्युत उपकरणों के सिवाय ठोस सामग्रियों के साथ संबंध अग्नि का प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पूछ देता कि धातु और विद्युत के उपकरण और ठोस सामग्री का कौन सा आ के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है कि क्लास डी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए कि धातु एवं विद्युत उपकरणों के सिवाय, मतलब इसको छोड़कर, धातु और विद्युत के उपकरणों को छोड़कर सिवाय, तो यहाँ पर ऑप्शन सिवाय छोड़कर ठोस पदार्थ जो होगा वो हमारा क्लास ए में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर गलत नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ से सिवाय कह रहा है, मतलब धातु एवं विद्युत उपकरणों के सिवाय ठोस सामग्री। तो धातु विद्युत को छोड़कर हम जो ठोस सामग्री में जो आग लगता है वो क्लास ए में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्लास ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर क्या कह रहा है। 78 नंबर कह रहा है कि 2 पाइप हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड टू द एंड नीड टू ज्वाइंट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में 2 पाइप के एक्सटर्नल थ्रेड को जोड़ने के लिए किस एलिमेंट का आप यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लग, कैप, कपलिंग या एल्बो। तो उसमें हम कपलिंग का यूज करते हैं। तो आसान क्वेश्चन है ये पाइप फिटिंग का कि उसमें हम। चलिए तब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु के यांत्रिक निरीक्षण के दौरान प्रकाशीय तत्व डैश की सहायता करें, सहायक को पहचाने। अब देखते हैं, आवर्धक ग्लास, फाइब्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप उपयोग सभी। तो देख सकते हैं यांत्रिक के विद्युत निरीक्षण के लिए हम आवर्धक ग्लास का भी, मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज करते हैं, फाइब्रोस्कोप का भी यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का भी यूज करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है।
80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा नट जिसका प्रयोग अक्सर ठीक करने या निकालने के लिए अपेक्षित है, जो रिंच या स्पैनर की आवश्यकता के बिना ही जल्दी ढीला या कसा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो ऑप्शन देख लीजिए, विंग नट जो है, विंग नट को हम बिना स्पैनर या रिंच की सहायता से उसको हम खोल या कस सकते हैं, इसको ढीला या कसा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका इसरो यूआरएससी का आपका 80 क्वेश्चन। तो ये था इसरो यूआरएससी का आपका 80 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। कहीं भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। बस मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताया भी है और कुछ को छोड़ दिया, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम लेप्स था उसको मैंने छोड़ दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन पर तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसरो यूआरएससी के प्रीवियस ईयर और वीडियो को 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।